हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पूर्व मध्य काल के विभिन्न वंश के अंतर्गत विभिन्न राजपूत वंशों के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मध्य काल के विभिन्न वंश के अंतर्गत हम लोग आज दूसरे वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सेन वंश, बंगाल के सेन वंश। तो बंगाल को पाल वंश के बाद सेन वंश ने राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। तो चलिए देखते हैं सेन वंश के बारे में। तो सेन वंश ऐसा पहला वंश है जिसने सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख को जारी करवाया था। तो सेन वंश से पहले ऐसा कोई भी वंश नहीं था और किसी भी वंश के बारे में ऐसा हम लोग नहीं पढ़े हैं कि जिन्होंने हिंदी में अभिलेख को जारी करवाया था। तो सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख जारी करवाने वाला कौन सा वंश है? तो वह होगा सेन वंश। कहाँ के? तो ये बंगाल के थे। ठीक है, बंगाल में इन्होंने शासन को स्थापित किया था। अब बात करते हैं इसके शासक की। तो सेन वंश के शासक की अगर बात किया जाए तो पहला नाम आता है सामंत सेन। यहाँ नाम ही है सामंत सेन, यहाँ सामंत नहीं सोचिएगा, इनका नाम ही है सामंत सेन। तो सामंत सेन सेन वंश के संस्थापक थे। कौन थे संस्थापक? तो सामंत सेन थे। इन्होंने बंगाल के राढ़ एक जगह है, तो राढ़ में इन्होंने अपने सत्ता को स्थापित किया था और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो राजधानी लखनौती को बनाया। कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो सेन वंश की राजधानी तब क्या हो गई? तो लखनौती हो गई। ठीक है, तो इसकी राजधानी लखनौती है। अब बात करते हैं इस वंश के अन्य शासक के बारे में। तो वह है विजय सेन। विजय सेन 1095 से 1158 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो इनके बारे में अगर बात किया जाए तो वह इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे, यानी इससे पहले जो भी शासक हुए वह सभी के सभी सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? तो विजय सेन थे। इन्होंने गौड़ पर, यानी गौड़ प्रदेश जो है बंगाल में, तो गौड़ पर अधिकार कर लिया और मदन पाल जो कि पाल वंश के थे, तो मदन पाल को मगध भागने पर विवश कर दिया। क्योंकि गौड़ पर जो है पाल का जो है शासन था, तो इसलिए विजय सेन ने गौड़ पर अधिकार किया और उस समय जो पाल वंश के शासक थे मदन पाल, तो मदन पाल को मगध जो कि बिहार में है, मगध भागने पर विवश कर दिया। फिर देखते ही देखते क्या हुआ कि विजय सेन ने पूर्वी बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। विजय सेन शैव धर्म के अनुयायी थे, तो इस वजह से इन्होंने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर जो कि शिव का विशाल मंदिर है, तो देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? तो विजय सेन ने करवाया था। कहाँ पर? तो देवपाड़ा में। तो यह मंदिर किसे समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है? तो वह शिव भगवान को, यानी शिव भगवान की यह विशाल मंदिर है। अब बात करते हैं इस वंश के दूसरे शासक की। तो वह है वल्लभ सेन। वल्लभ सेन या फिर वल्लभ सेन भी कहा जाता है, जो 1158 ईस्वी से लेकर 1178 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके बारे में अगर बात किया जाए तो इन्होंने मिथिला और उत्तरी बिहार पर विजय प्राप्त किया था। किस पर? तो मिथिला तथा उत्तरी बिहार पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था, जो कि इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब बात किया जाए कि दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना किसने की है? तो दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना, ये दोनों ग्रंथ है और इस दो ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो वह वल्लभ सेन ने किया है। इसने खुद इन दोनों ग्रंथों की रचना किए थे। लेकिन अगर बात किया जाए अद्भुत सागर की, तो लेकिन अद्भुत सागर को जो है पूर्ण रूप जो है प्रदान किया गया था, यानी इस ग्रंथ को लिखने में जो मतलब इस ग्रंथ को जो पूर्ण तरीके से जो कंप्लीट किए थे वो कौन किए थे? वह लक्ष्मण सेन किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले शासक की। तो वह है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन 1178 से 1205 ईस्वी तक यह वल्लभ सेन के पुत्र थे। तो लक्ष्मण सेन के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने अपने नाम पर लक्ष्मण संवत को
प्रारंभ किया। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सेन वंश के किस शासक ने लक्ष्मण संवत को प्रारंभ किया, तो वह होगा लक्ष्मण सेन, जो कि सेन वंश के शासक थे। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल वंश के जयचंद्र को, यानी जयचंद्र के खिलाफ इन्होंने सफल अभियान किया था। तो कल हम लोग गढ़वाल वंश को पढ़े थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि गढ़वाल वंश के जो शासक थे जयचंद, तो उन्होंने अपने साम्राज्य का जब पूर्व की ओर विस्तार कर रहे थे, यानी बंगाल की ओर जब विस्तार कर रहे थे, तब क्या हुआ कि उस समय शासक कौन थे, यानी जयचंद्र के समय सेन वंश के शासक कौन थे बंगाल में, तो वह लक्ष्मण सेन थे। तो लक्ष्मण सेन से क्या हुआ, जयचंद्र का संघर्ष हुआ था और जिसमें लक्ष्मण सेन मतलब विजय प्राप्त किए थे, ठीक है, और इसमें जयचंद्र की हार हुई थी। तो यह वही बात है जिसे हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने गढ़वाल के जयचंद्र के खिलाफ सफल अभियान किया था। अब बात करते हैं कि इनके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। जैसे अगर बात किया जाए तो जयदेव जिनकी प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद, धोई जिनकी प्रसिद्ध रचना है पवनदूत, और हलायुद्ध जिनकी प्रसिद्ध रचना है ब्राह्मण सर्वस्व। तो ये जो है, ये तीनों जो है इनके दरबार में रहते थे। हलायुद्ध जो थे लक्ष्मण सेन के मतलब एक प्रधान न्यायाधीश थे, ठीक है। अब बात किया जाए इस वंश के बारे में, तो 1204 ईस्वी में क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर, यानी इनकी जो राजधानी थी, यानी सेन वंश की जो राजधानी थी लखनौती, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि लखनौती इनकी राजधानी थी। तो आगे भी जो है इन लोगों की राजधानी लखनौती ही चलती आ रही थी। तो 1204 ईस्वी में क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर आक्रमण किया, ठीक है, और ये लक्ष्मण सेन जो थे बख्तियार खिलजी का सामना किए बगैर वह भाग गए, और भागकर कहाँ चले गए, तो पूर्वी बंगाल की ओर चले गए। यानी बंगाल में भी किधर, तो पूर्वी बंगाल की ओर चले गए थे। और वहीं पर 1205 ईस्वी तक इन्होंने पूर्वी बंगाल में शासन किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसके बाद लक्ष्मण सेन के बाद इनके जो भी उत्तराधिकारी मतलब हुए वो सभी के सभी निर्बल थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे यह जो वंश था सेन वंश, वह देव वंश के अधीन हो गया। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी सेन वंश ने, तो देव वंश की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और इस तरह से सेन वंश का पतन हो गया था। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वंश, वह है कल्याणी के चालुक्य वंश। अगर चालुक्य की बात की जाए तो इनका जो मूल रूप जो था वह कहाँ का था, तो वह वातापी का चालुक्य था। फिर चालुक्य के बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे, वह है वेंगी के चालुक्य, जिसे पूर्वी चालुक्य कहा जाता है, जो कृष्णा गोदावरी के दोआब में स्थित था, ठीक है। लेकिन यह जो चालुक्य है वह कल्याणी के चालुक्य हैं, ठीक है। और ये कल्याणी के जो चालुक्य थे यह किसके सामंत थे, यह राष्ट्रकूटों के सामंत थे। हम लोग राष्ट्रकूट वंश में पढ़ चुके हैं कि जब राष्ट्रकूट वंश का पतन हुआ था तो यानी उनके साम्राज्य का जो अंत किया था वह किसने किया था, चालुक्यों ने, और इन्होंने अपनी सत्ता को कल्याणी में स्थापित किया था और कल्याणी के चालुक्य कहलाए, ठीक है। तो बात करते हैं इस वंश के शासक की। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लिए कि कल्याणी के जो चालुक्य थे वह किनके सामंत थे शुरुआत में, तो यह लोग राष्ट्रकूटों के सामंत थे। अब बात करते हैं इनके शासक की। तो शासक की बात किया जाए तो तैल द्वितीय, ठीक है, क्या नाम है, तैल द्वितीय 973 ईस्वी से लेकर 997 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो तैल द्वितीय, जिन्हें तैलप भी कहा जाता है या तैलपिया भी कहा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं आप लोग तैलप देखते होंगे, तैलप द्वितीय, लेकिन इनका जो मूल नाम था, ओरिजिनल जो इनका नाम था वह था तैल द्वितीय। तो लेकिन यह तैलप या तैलपिया के नाम से भी यह प्रसिद्ध थे, इस वजह से इन्हें तैलप द्वितीय भी कहा जाता है। तो तैल द्वितीय ने ही राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क को पराजित करके इस वंश का मतलब राष्ट्रकूटों का जो है पतन किया था, यानी अंत किया था, और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो किसने की थी, तो तैल द्वितीय ने की थी। तो यह जो तैल द्वितीय जो थे यह इस वंश के यानी कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी जो रखी, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इनकी जो राजधानी थी वह मान्यखेत थी, मान्यखेत या फिर मान्यखेट भी बोला जाता है। तो इनकी राजधानी थी, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रकूट वंश में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रकूटों की भी राजधानी क्या थी, तो वह मान्यखेत ही थी। तो इनकी राजधानी भी मान्यखेत थी, और इसने क्या हुआ कि अपने योग्यता के दम पर
मतलब यह पहले क्या थे, सामंत थे। किसके सामंत? तैल द्वितीय भी जो है राष्ट्रकूटों के सामंत थे, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे अपनी योग्यता के दम पर यह सामंत से महासामंत बन गए और धीरे धीरे राष्ट्रकूटों के साम्राज्य पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो इस उपलब्धि में क्या हुआ कि तैल द्वितीय ने अश्वमल और भुवने कमल की उपाधि धारण किया था। अब बात करते हैं कि तैल द्वितीय के बाद जो है इस वंश के मतलब विभिन्न शासक हुए, जैसे सत्याश्रय, अय्यन, जयसिंह द्वितीय। लेकिन बात किया जाए सोमेश्वर प्रथम की, जो नेक्स्ट शासक की हम लोग बात कर रहे हैं वह है सोमेश्वर प्रथम, जो जयसिंह द्वितीय के पुत्र थे। तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने मानिखेत से जो राजधानी स्थानांतरित कर यानी बदल कर इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो कल्याणी को बनाई। और ये कल्याणी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और यह मानिखेत भी कहाँ पड़ता है? तो मानिखेत भी कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत सारे मैप को देख चुके हैं, वहाँ पर जो है आपको मानिखेत और कल्याणी की स्थिति को दिखाया गया है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होगा अगर मैप में, तो आप पिछले वीडियो को देखिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। तो सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया कि मानिखेत से राजधानी बदलकर किसे बनाया? तो कल्याणी को बनाया। और मानिखेत और कल्याणी दोनों जो है कर्नाटक राज्य में ही पड़ता है। तो तभी से क्या हुआ कि आगे जो भी शासक हुए सभी की राजधानी क्या हुई? तो कल्याणी हुई। इस वजह से इस चालुक्य को कल्याणी का चालुक्य कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं आगे सोमेश्वर प्रथम के बारे में कि सोमेश्वर प्रथम ने उत्तर भारत में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। अगर इनके उत्तर भारत की सफलता की अगर बात की जाए तो 1055 ईस्वी में क्या हुआ कि मालवा के परमार शासक भोज, जिनके बारे में कल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 1055 ईस्वी में मालवा के परमार शासक भोज एवं त्रिपुरी के कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण को इन्होंने पराजित किया था। कब किया था? तो 1055 ईस्वी में किया था। उसके बाद फिर क्या है कि सोमेश्वर प्रथम जब गद्दी पर आए थे तो क्या हुआ कि इन्होंने अपने शासन के प्रारंभ से ही चोलों से इनका संघर्ष चलते आ रहा था। और इनके समय में जो चोलों से जो संघर्ष शुरू हुआ वो लगभग 20 वर्षों के बाद फिर से चोल साम्राज्य के साथ इन लोगों का संघर्ष शुरू हुआ था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम लोग चोल साम्राज्य को पढ़े थे तो वहाँ भी देखे थे हम लोग कि चोल और कल्याणी के बीच में जो है युद्ध होता रहता था। ठीक है, तो लेकिन जब सोमेश्वर प्रथम गद्दी पर बैठे तो उससे 20 वर्ष पहले तक चोलों के साथ युद्ध नहीं हो रहा था। लेकिन जब यह गद्दी पर बैठे तो इनके शासन के प्रारंभ से ही चोलों के साथ युद्ध होना शुरू हो गया। और उसी क्रम में क्या हुआ कि सोमेश्वर प्रथम चोल शासकों से यानी चोलों से पराजित हो गए। तो चोलों से पराजय का अपमान न सह पाने के वजह से इन्होंने क्या किए कि तुंगभद्रा नदी में डूबकर यानी तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं इस वंश के अगले शासक की, वह है विक्रमादित्य चतुर्थ। विक्रमादित्य चतुर्थ की अगर बात किया जाए तो 1076 ईस्वी से लेकर 1126 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इनके बारे में अगर बात किया जाए तो यह इस वंश के सबसे महान शासक थे। सबसे महान शासक कौन थे? तो विक्रमादित्य चतुर्थ। इनके बारे में बात किया जाए कि होयसल वंश, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, होयसल वंश, यादव वंश, काकतीय वंश, इन सभी के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो बात किया जाए कि होयसल वंश, ठीक है, तो द्वार समुद्र के होयसल वंश, यहाँ पर देखिए जो होयसल जो यहाँ दिखाया गया है कि द्वार समुद्र के होयसल वंश, देवगिरी के यादव वंश और वारंगल के काकतीय वंश और फिर गोवा के कदम शासक। यानी अगर बात किया जाए इसको ऐसे समझा जाए कि यह होयसल, यादव, काकतीय और कदम के जो शासक थे वह विक्रमादित्य चतुर्थ के सामंत थे। तो इनके सामंत कौन कौन से मतलब कि वंश के शासक थे? तो होयसल, यादव, काकतीय, कदम, ये सब इनके सामंत थे। विक्रमादित्य चतुर्थ के बारे में अगर और भी बातें की जाए तो ये विद्या तथा विद्वानों के महान संरक्षक थे। तो देखते हैं इनके बारे में, विद्या और विद्वानों के महान संरक्षक कैसे थे। तो बात की जाए कि विल्हन जिनकी प्रसिद्ध रचना है विक्रमांक देवचरित, और विज्ञानेश्वर जिनकी प्रसिद्ध रचना है मिताक्षरा। तो मिताक्षरा जो कि हिंदी
कानून ग्रंथ है, ठीक है। तो और ये मिताक्षरा जो है याज्ञवल्क्य ऋषि के याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो है एक टीका लिखा गया है और जिसका नाम है मिताक्षरा। और इनके रचयिता कौन है? तो विज्ञानेश्वर हैं। तो विल्हन, विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान जो हैं इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। किनके? तो विक्रमादित्य चतुर्थ के। विक्रमांक देव चरित में विक्रमादित्य चतुर्थ के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि इनकी मृत्यु के यानी जब इनकी मृत्यु 1126 में हो गई तो इनकी मृत्यु के 3 दशक के बाद, लगभग 3 दशक के बाद इस वंश का पतन होने लगा। ठीक है, इस वंश का क्या हुआ? पतन होने लगा। तो देखिए इस बात को हम लोग ऐसे समझते हैं कि विक्रमादित्य चतुर्थ इस वंश के सबसे महान शासक थे, लेकिन क्या हुआ कि इनकी मृत्यु के बाद जो भी इनके उत्तराधिकारी आए वो सभी के सभी कमजोर उत्तराधिकारी थे। तो क्या हुआ, जो भी इनके मतलब सामंत थे वह धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोग विद्रोह करने लगे और धीरे धीरे जो है ये जितने भी सामंत मतलब थे यह स्वतंत्र होने लगे। तो इस तरह से कहा जाता है कि इनके मृत्यु के लगभग 3 दशक के बाद इस वंश का पतन शुरू हो चुका था और 12वीं सदी के अंत में इस साम्राज्य का यानी 12वीं सदी के अंत तक आते आते इस साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वंश, वह है यादव वंश, जिसे देवगिरी का यादव भी कहा जाता है। तो देवगिरी के यादव के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे कि यहाँ पहले हम लोग 2 वंश के बारे में बात करते हैं, एक है यादव वंश और दूसरा है काकतीय वंश। और यहाँ पर हम लोग देख भी चुके हैं कि कल्याणी के चालुक्य के ये दोनों वंश सामंत थे। तो बात करते हैं कि देवगिरी के यादव वंश के बारे में। तो यह दक्षिण भारत के उत्तरी भाग में इन लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अब मान लीजिए कि दक्षिण भारत तो है, लेकिन दक्षिण भारत में भी अब एक उत्तरी हिस्सा हो जाएगा, फिर दक्षिणी हिस्सा हो जाएगा। तो उस दक्षिण भारत के उत्तरी भाग में इन लोगों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया था और यह जो वंश थे वह कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वंश की स्थापना की अगर बात किया जाए तो इस वंश की जो स्वतंत्र रूप से जो स्थापना जिन्होंने किया था उनका नाम था भिल्लम पंचम। तो भिल्लम पंचम से पहले भी इस वंश के शासक हुए, लेकिन वो सभी के सभी चालुक्यों के यानी कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे। लेकिन इस वंश की यानी स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह भिल्लम पंचम ने की थी। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह देवगिरी को बनाई थी और आगे भी देवगिरी ही राजधानी रहा। इस वजह से यादव वंश को देवगिरी का यादव कहा जाता है। बात करते हैं भिल्लम पंचम के बारे में। तो 1196 में इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? जैतुगी। फिर जैतुगी के बाद कौन हुए? तो सिंधर इनके उत्तराधिकारी हुए। सिंधर के बारे में बात किया जाए तो वह इस वंश के सबसे महान शासक थे और सभी क्षेत्रों में इन्होंने काम किया था। अब बात करते हैं रामचंद्र। इस वंश के अगले शासक के बारे में बात किया जाए तो वह है रामचंद्र, 1271 से 1311 ईस्वी के बीच में। तो क्या हुआ कि 1205 यानी इनके शासनकाल के दौरान ही 1295 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से यह क्या हुए? पराजित हो गए। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या हुआ कि इस पर आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी से ये पराजित हो गए। और इनके साथ अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपमानजनक संधि किया। तो उसी अपमानजनक संधि के परिणाम स्वरूप यादव वंश का पतन प्रारंभ हो चुका था। मतलब वह ऐसा एक संधि था जिसमें रामचंद्र का अपमान हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है मतलब कि गद्दी पर बैठे रहे और उसी अपमानजनक संधि के परिणाम स्वरूप उसी समय से कहा जाता है कि यादव वंश का पतन प्रारंभ हो चुका था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि खिलजी यानी खिलजियों ने एक तरह से 3 बार इन लोगों पर आक्रमण किए थे और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वह थे शंकरदेव। तो शंकरदेव इस वंश के अंतिम शासक थे। और फिर क्या हुआ कि इनके शासनकाल के दौरान ही जो इनकी राजधानी थी देवगिरी, तो देवगिरी को क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया और इस तरह से यादव वंश का पतन हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट वंश की, तो वह है काकतीय वंश, जिसे वारंगल का काकतीय वंश कहा जाता है।
तो इसके अगर स्थिति की बात किया जाए तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे देवगिरी के यादव वंश के बारे में, तो इन्होंने दक्षिण भारत के उत्तरी भाग में अपने सत्ता को स्थापित किया था, जबकि यह भी दक्षिण भारत में ही सत्ता को स्थापित किए थे, लेकिन यह दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में इन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया था। और यादव के तरह ही यह भी कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे, जिसे हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो उसी तरह से बात करते हैं हम लोग इनके स्वतंत्र काकतीय राज्य की स्थापना की। तो स्वतंत्र काकतीय राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम ने किया था। किसने किया था? चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम ने किया था। रुद्र प्रथम के बारे में अगर बात किया जाए तो रुद्र प्रथम ने वारंगल का विस्तार किया था, और विस्तार करके क्या किया कि वारंगल को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, और आगे भी इन लोगों की वारंगल ही राजधानी रही। इस वजह से काकतीय वंश को वारंगल का काकतीय कहा जाता है। रुद्र प्रथम के बाद जो मतलब कि और भी शासक आए और भी उत्तराधिकारी आए, लेकिन उनमें से हम लोग अगला बात करते हैं गणपति की। तो गणपति के बारे में बात किया जाए तो वह इस वंश के सबसे महान शासक थे। इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया। अब बात करते हैं हम लोग कि गणपति को क्या थे, कि गणपति को पुत्र नहीं थे, ठीक है। क्योंकि क्या होता था कि जब किसी भी शासक के उत्तराधिकारी होते थे, अगर उनके पुत्र होते थे तो उनके पुत्र ही उनके उत्तराधिकारी बनते थे, लेकिन गणपति के पुत्र नहीं थे। तो इनकी बेटी थी जिनका नाम था रुद्रांबा। तो रुद्रांबा ही गणपति की उत्तराधिकारिणी बनी, ठीक है। तो रुद्रांबा कौन थी? तो इनकी पुत्री थी। तो रुद्रांबा क्या हुआ कि गद्दी पर बैठी। तो इनके बारे में बात किया जाए कि रुद्रांबा ने प्रताप रुद्र देव को गोद लिया था, जो आगे चलकर रुद्रांबा का उत्तराधिकारी बना, ठीक है। तो बात करते हैं इस वंश के शासक प्रताप रुद्र देव के बारे में। तो प्रताप रुद्र देव इस वंश के अंतिम शासक थे। क्या हुआ कि 1322 ईस्वी में उलुग खां कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे, ठीक है। तो 1322 ईस्वी में उलुग खां ने क्या किया कि प्रताप रुद्र देव को बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर जो है इन्हें कैद कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि प्रताप रुद्र देव ने अपने बंदीकरण के दौरान ही इन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो इनके आत्महत्या करने के साथ ही इस तरह से देखा जाए तो काकतीय राज दिल्ली सल्तनत का अंग हो गया। तो हम लोग देख चुके हैं कि यादव वंश भी जो है अपने अंतिम समय में क्या हुआ कि जो है दिल्ली सल्तनत का जो है अंग हो गया, और उसी तरह से जो है वारंगल के जो काकतीय थे वह भी अंत में दिल्ली सल्तनत के अंग हो गए। तो इस तरह से देखें कि हम लोग कि इनका पतन हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट शासक की, तो नेक्स्ट वंश की। तो वह नेक्स्ट वंश है होयसल वंश। नेक्स्ट वंश कौन सा है? होयसल, जिसे द्वार समुद्र का भी होयसल कहा जाता है। तो यादव और काकतीय के तरह ही होयसल भी जो थे वह कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे। इनके बारे में बात किया जाता है, यानी एक परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सल नामक व्यक्ति का नाम क्या था? सल। तो सल नामक व्यक्ति इस वंश के स्थापना की थी। तो उनके नाम पर ही, यानी सल के नाम पर ही इस वंश का नाम होयसल रखा, क्योंकि देख लीजिए होयसल के लास्ट में भी सल है। तो ऐसा एक परंपरा के अनुसार माना गया है, ठीक है, कि एक सल नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी, और इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम होयसल रखाया। लेकिन अगर बात किया जाए इस वंश के शासक की, तो वह बात करते हैं हम लोग विष्णुवर्धन के बारे में। विष्णुवर्धन जो 1116 ईस्वी से लेकर 1152 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो विष्णुवर्धन ने क्या किया कि कल्याणी के चालुक्यों के खिलाफ जो है मतलब आक्रमण किया, यानी उन पर जो है आक्रमण किया। लेकिन क्या हुए कि वह अपने साम्राज्य को स्वतंत्र नहीं करा सके, ठीक है, यानी कल्याणी के चालुक्यों से यह हार गए और अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को यह स्वतंत्र नहीं करवा सके। लेकिन स्वतंत्र नहीं करवा सकने के बावजूद भी विष्णुवर्धन को ही वास्तविक संस्थापक इस वंश का माना जाता है। किस वंश का? तो होयसल वंश का। तो इसलिए आपको बहुत सारे किताबों में अगर होयसल वंश के संस्थापक के बारे में अगर आपको मिलता होगा तो उनका वह नाम मिलता होगा विष्णुवर्धन ही मिलता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनके बारे में कि 1117 ईस्वी में इन्होंने बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह विष्णुवर्धन ने करवाया था। यह किस वंश के शासक थे? तो वह होयसल वंश के शासक थे, ठीक है।
और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह किसे बनाई थी? द्वार समुद्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। इस वंश के अगले शासक की बात की जाए तो वह है बल्लाल द्वितीय। बल्लाल द्वितीय जिसे वीर बल्लाल भी कहा जाता है। तो इस वंश के यह सबसे महान शासक थे और इन्होंने स्वतंत्र होयसल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि विष्णुवर्धन ने भले ही आक्रमण किया था कल्याणी के चालुक्यों के खिलाफ, लेकिन वह क्या हुए कि अपने साम्राज्य को स्वतंत्र नहीं करवा सके थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें ही यानी विष्णुवर्धन को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है होयसल वंश का। लेकिन स्वतंत्र यानी होयसल साम्राज्य यानी स्वतंत्र होयसल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वह बल्लाल द्वितीय ने की थी। इस वजह से इस वंश का यह सबसे महान शासक इन्हें माना जाता है, बल्लाल द्वितीय को, जिसे वीर बल्लाल भी कहा जाता है। इन्होंने दक्षिण नाद चक्रवर्ती यानी स्वतंत्र होयसल साम्राज्य की स्थापना जो इन्होंने की थी, तो इसी उपलब्धि में इन्होंने दक्षिण नाद चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं इस वंश के अगले शासक की और अंतिम शासक की, तो वह है बल्लाल चतुर्थ। तो बल्लाल चतुर्थ होयसल वंश के अंतिम शासक थे। 1342 ईस्वी में क्या हुआ कि 1342 ईस्वी में त्रिचनापल्ली के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1342 ईस्वी में त्रिचनापल्ली के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के साथ ही होयसल वंश समाप्त हो गया और इसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे चलकर क्या हुआ कि इसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया। जब हम लोग मध्यकालीन भारत के दौरान विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग इस वंश के बारे में पढ़ेंगे कि होयसल वंश को किस में मिला लिया गया है, तो विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया है। तो इस तरह से आज हम लोगों का प्राचीन भारत एवं पूर्व मध्यकाल बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हो गया है। तो अब तक का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, यानी प्राचीन भारत से लेकर पूर्व मध्यकाल तक का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और कल से जो है हम लोग मध्यकालीन भारत को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।